जी मैम। क्लास हमारा अभी आज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का सेकंड लेक्चर है। ठीक है, और थोड़ा इंटरनेट के इशू की वजह से कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम हो रहा था, तो दैट रीज़न हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं, लेकिन अभी हम स्टार्ट करते हैं। खदीजा, आप बाकी अपने फ्रेंड्स को भी कहें कि वो जल्दी से कनेक्ट हो जाएं, आप उनको मैसेज कर दें साथ साथ, और साथ साथ आप लेक्चर भी। जी मैम कर रही हूँ। जी, चलिए जी, हम कल पढ़ रहे थे कि व्हाट इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, इसकी नीड क्या होती है, इसकी ज़रूरत किस वजह से पेश आती है। किसी भी कंपनी को, किसी भी बिजनेस को फ्लरिश करने के लिए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, हम इसमें कुछ लास्ट टाइम कुछ की टर्म्स पढ़ रहे थे, और कुछ दो तीन की टर्म्स रह गई थी। उसके बाद हम वो पढ़ लेते हैं थोड़ी सी, और उसके बाद हम अपने इसके बाद हमारे पास एक इसका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का मॉडल है, हम वो देखेंगे। और कुछ इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, पिटफॉल्स हैं और एडवांटेजेस हैं, हम उनको भी देखेंगे आज। चले जी, सबसे पहले है जी हमारे पास पॉइंट कि स्ट्रेटजीज क्या होती हैं। स्ट्रेटजीज हमने कल भी पढ़ा, बिल्कुल स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि स्ट्रेटजीज क्या होती हैं। हम यहाँ पे भी पढ़ते हैं जी कि स्ट्रेटजी क्या होती है। The means by which long-term objectives will be achieved. Strategies are the means जिससे हम लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते हैं। और स्ट्रेटजीज में कौन सी चीजें इंक्लूड हो सकती हैं? इट में इंक्लूड जियोग्राफिकल एक्सपेंशन, डाइवर्सिफिकेशन, एक्विजिशंस, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट पेनिट्रेशन, रिट्रेंचमेंट, डाइवर्सिटेचर, लिक्विडेशन एंड जॉइंट वेंचर्स। अच्छा, अब डाइवर्सिफिकेशन के बारे में आपको, जियोग्राफिकल एक्सपेंशन का भी आपको पता है कि जो जियोग्राफिकल एक्सपैंड करते हो तो फिर आपको स्ट्रेटजीज की जरूरत पड़ती है। डाइवर्सिफाई जब आपने करना है, जब आपने एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स में या एक से ज्यादा बिजनेसेस में काम करना है, तो डाइवर्सिफिकेशन के अंडर आ जाती हैं वो चीजें, उसको हम कहेंगे कि ये डाइवर्सिफाई है। एक्विजिशन का मतलब जब आप एक्वायर करते हो किसी बिजनेस को, तो उसको हम एक्विजिशन का नाम देते हैं। प्रोडक्ट डेवलपमेंट का भी आपको पता है। मार्केट पेनिट्रेशन ये होती है कि आप किसी मार्केट में, किसी न्यू मार्केट में पेनिट्रेट करते हो, उसमें एंटर करते हो। ठीक है, उस सूरत में भी आपको स्ट्रेटजीज की जरूरत पड़ती है, तब भी आपको स्ट्रेटजीज लगानी पड़ती हैं। ठीक है, रिट्रेंचमेंट क्या होती है जी? रिट्रेंचमेंट होती है अपने एक्सपेंसेस को कट करना। जब आपने एक्सपेंसेस कटिंग करनी हो, तब भी आपको स्ट्रेटजीज की जरूरत पड़ती है। आपको आपका बिजनेस बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहा होता है, लेकिन बिजनेसेस हमेशा जो है वो अपनी कॉस्ट कटिंग करते हैं और अपने एक्सपेंसेस को कम करते हैं, ताकि वो ज्यादा प्रॉफिट्स जो है वो अर्न कर सकें। ऑलराइट, आगे है जी डिवेस्टेचर। ये इसमें क्या होता है जी? ये एक प्रोसेस है ऑफ सेलिंग ऑफ सब्सिडियरी बिजनेस इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट। यानी कि सब्सिडरीज का जो बिजनेस होता है, उसको आप कहेंगे कि वो डिवेस्टेचर है। ठीक है, हम सबको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, चलिए जी। ठीक है, लिक्विडेशन आ जाती है इसमें। लिक्विडेशन जब भी आपका कोई आपका बिजनेस जो है वो लिक्विडेट होने की तरफ आता है, अगर वो मतलब खत्म होने की तरफ आता है, उसके सेल आउट हो जाते हैं सारे एसेट्स वगैरह, तो उस सूरत में भी स्ट्रेटजीज की जरूरत पड़ती है कि किस तरीके से, किस वे के थ्रू, किन आप छोटी छोटी ऑब्जेक्टिव्स को लगाएं जिससे आपके लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स जो है वो फुलफिल हो सके। ठीक है, आगे आ जाते हैं जी। स्ट्रेटजीज जो है वो हेल्प कर, स्ट्रेटजिस्ट जो होते हैं, जो कि हमने कल भी पढ़ा था, वो हेल्प करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को कि वो एनालाइज करें, गैदर करें और ऐसी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें जो कि उनको उनको स्ट्रेटजीज फॉर्मुलेट करने में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके थ्रू जो है ये हायर लेवल मैनेजमेंट जो होती है यूजुअली बनाती है, और वो फिर आगे से इम्प्लीमेंट करवाती है आपके जो है वो लोअर मैनेजमेंट को, मतलब मिडिल स्टाफ को भी और लोअर मैनेजमेंट को भी। ठीक है, आपने ये जो मैं आपके पॉइंट्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये मैंने छोटे छोटा क्रक्स लिखा हुआ है। ठीक है, आपने इसके जो मेन सारी बातें हैं, वो जो मैंने कल आपके साथ बुक का टाइटल शेयर किया था, आपने वहां से देखनी है। आपने
आई होप आपने इसको ऑनलाइन भी चेक किया होगा। एक्चुअली मैंने भी चेक किया, लेकिन मेरे पास जो पीडीएफ था उसमें चीजें खुल नहीं रही थी, वर्क नहीं कर रही थी, तो इस वजह से वो मेरे से ठीक से हो नहीं सका। ठीक है, आप एक दफा इसको खुद से भी चेक करें, अपने अपने तौर पे सब बच्चे खुद ही चेक करें, और अगर किसी एक को मिलती है तो बुक मिलती है अगर ऑनलाइन, तो वो फिर बाकियों के साथ भी शेयर कर दें। अगर फिर भी नहीं मिलेगी हमसे, वो हो नहीं सकेगा, तो हम आपकी लाइब्रेरी के साथ, लाइब्रेरियन के साथ कांटेक्ट करेंगे आपके कॉलेज के, तो फिर हम उनसे हेल्प लेने की इसमें करेंगे कि वो हमें किस तरीके से बुक जो है वो ऑनलाइन प्रोवाइड कर दें। ठीक है, आगे आ जाते हैं जी। हमारे पास है जी एनुअल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हमारे। एनुअल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं शॉर्ट टर्म ये होते क्या है जी, कि ये होते हैं शॉर्ट टर्म माइलस्टोन्स हैं दैट ऑर्गेनाइजेशंस मस्ट अचीव टू रीच लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स। ये हमने कल काफी इसके बारे में बात की थी कि जी हमारे पास विजन होता है, फिर मिशन होता है, फिर क्या कहते हैं लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, फिर शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, फिर हमारे पास कुछ एनुअल ऑब्जेक्टिव्स भी होंगे। ठीक है, तो जो हमारे पास एनुअल ऑब्जेक्टिव्स होंगे उनमें कौन कौन से चीजें आएंगी कि ये जी मेजरेबल भी होंगे, क्वांटिटेटिव होंगे, चैलेंजिंग होंगे, रियलिस्टिक होंगे, कंसिस्टेंट होंगे एंड प्रायोरिटाइज्ड होंगे, established at the corporate division and function levels in a large organization। अच्छा, अब एनुअल ऑब्जेक्टिव्स जो है एक्सक्यूज मी मैम। जी जी बताइए। मैम जैद जैद एंटर नहीं हो रहा। सॉरी, वो जैद जो है ना, वो लिंक को ओपन कर रहा है लेकिन उससे वो क्लास में एंटर नहीं हो रहा, तो वो आप उसको जैद देख लें से जरा। कहिए कि बिल्कुल जो लास्ट वाला लिंक है वो वाला ज्वाइन करें। उनकी जी मैम, उसने वही किया हुआ है। अब आई अस्सलाम डोंट नो। वालेकुम मैम, उसने वही लिंक ओपन किया है, आपने उसे एंट्रेंस की वो परमिशन नहीं दी, आप उसे अलाउ कर दें। अच्छा, मैं नहीं दे रही उसको, कहीं आप अलाउ करेंगी आपकी तो तरफ उसका से होगा। वेटिंग आ रहा है, जी आपने जी, अलाउ करना है तो वो एंटर उन्हें होगा। कहें कि वो दोबारा ज्वाइन करें, दोबारा ज्वाइन करें। एक्चुअली मेरे पास इधर एक दफा शो हुआ था और मैंने अलाउ किया था, उसके बाद वो शो नहीं हो रहे, लेकिन उन्हें कहें कि वो दोबारा ज्वाइन करें। मैं इधर क्या कहते हैं उनको कर लेती हूँ फिर एक्सेप्ट। अच्छा जी, आ जाएं जी, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाएं। पॉलिसीज आर द मींस बाय विच एनुअल ऑब्जेक्टिव्स विल बी अचीव्ड। ठीक है, अगेन हमने बात की शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो पॉलिसीज जो होती हैं ये बेसिकली शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स के साथ अटैच्ड होती हैं। आपके मतलब एनुअल ऑब्जेक्टिव होगा ना आपका, ईयरली होगा, लेकिन जो मोर देन 1 ईयर होगा वो, मैम मेहरबानी। सॉरी क्लास, इज देयर एनी प्रॉब्लम? थैंक यू। चलेंगे, यू वेलकम। जैद एक्चुअली आपका लिंक एक दफा शो हुआ, उसके बाद दोबारा शो नहीं हुआ, तो मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकी उसको। चले, नो प्रॉब्लम, अब कोई इशू नहीं, कोई इशू है। नहीं। अच्छा, अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं। हम कुछ की टर्म्स पहले से पढ़ रहे थे लास्ट लेक्चर में, अब हम उन्हीं को कंटिन्यू कर रहे हैं। कि लास्ट पॉइंट है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो होगा वो स्ट्रेटेजिक बिजनेस मॉडल, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मॉडल होगा। ठीक है, तो पॉलिसीज हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, policies are the means by which annual objectives will be achieved. The policies include guidelines, rules, and procedures established to support efforts to achieve stated objectives. Okay, guides to decision making and address repetitive or recurring situations. ठीक है, सो इनको प्रायोरिटाइज भी किया जाता है, हमारे जो डिसीजंस होते हैं इनको प्रायोरिटाइज भी किया जाता है, और एनुअल ऑब्जेक्टिव्स को भी प्रायोरिटाइज किया जाता है कि कौन सा ऐसा ऑब्जेक्टिव होगा जो कि उसको पहले एड्रेस किया जाए, फिर उसी से रेलिवेंट हम जो है वो लॉन्ग शॉर्ट टर्म पॉलिसीज बनाते हैं बिजनेसेस, और फिर उन्हीं को लेकर चलते हैं। अच्छा, आई वुड सजेस्ट कि आप कुछ स्ट्रेटजीज को गूगल करें, ठीक है, जो कि रियल एग्जांपल्स आपको दी होंगी। वैसे आपकी बुक पे भी जो है वो आपका फर्स्ट टेबल एक दिया होगा, उस टेबल में भी कुछ कॉर्पोरेशंस की स्ट्रेटजीज को उन्होंने लिस्ट डाउन किया हुआ है। ठीक है, उसमें स्काइप की, टारगेट कॉर्पोरेशन की और साब्रोन कॉर्पोरेशन की, कुछ ये इंटरनेशनल कंपनीज हैं। ठीक है, उनकी उन्होंने स्ट्रेटजीज को मेंशन किया हुआ है। आपको
आई वुड सजेस्ट आप वहां से एक दफा रीड आउट करें, आपको पता चले कि एक्चुअली में स्ट्रेटजीज जो होती हैं वो होती तो बातें ही हैं, लेकिन उनको उन्होंने प्लान ऑफ एक्शन में फिर उसको कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। उसको एनुअल ऑब्जेक्टिव्स बनाए जाते हैं, फिर उससे पॉलिसीज बनाई जाती हैं, फिर शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स बनाए जाते हैं, फिर उनको जो है वो आप उसमें कन्वर्ट करते हैं अचीवेबल ऑब्जेक्टिव्स में, ठीक है, और इनको अचीवेबल बनाया जाता है। आगे आ जाते हैं जी, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रेटेजिक बिजनेस मॉडल। अच्छा जी, ये जो हमारे पास मॉडल है ये आपको जब आप देखेंगे इस मॉडल को तो ये लगेगा आपको बड़ा भारी भरकम सा है, बट इट्स वेरी इजी। हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है। स्ट्रेटेजिक बिजनेस मॉडल आपको ये बताता है, आपको स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में बेसिकली ये हेल्प करता है कि आप प्लानिंग किस तरह से करेंगे, किन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपने स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करनी है, ठीक है। ये आपको सबसे पहले आपने ये देखना होता है इसमें कि वेयर आर वी नाउ, हम अभी कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। आप अपना एग्जिस्टिंग जो है वो विजन क्या कहते हैं वो स्टेट करते हो, मिशन स्टेट करते हो, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स को और स्ट्रेटजीज को आपने इसमें और स्टार्टिंग पॉइंट्स को जो है वो आपने इसमें स्टेट करना होता है। अगला हमारा पॉइंट है जी वेयर डू वी वांट टू गो। सबसे पहले हमने देखना है कि हम अभी कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं और हम अब आगे कहाँ पर जाना चाहते हैं, ठीक है। एंड हाउ आर वी गोइंग टू गेट देयर, और हम किस तरीके से अपने गोल को अचीव करेंगे, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करेंगे। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मॉडल जो है ये हमें उसमें हेल्प करता है, ठीक है। दिस इज कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मॉडल। इसमें ये आपकी बुक पे भी दिया हुआ है, काफी अच्छे से वहां पे भी एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे भी बताती हूँ कि ये क्या होता है। अच्छा, अब आप देखेंगे कि इसमें ये जो कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इसमें सबसे पहले जो हमारे पास पॉइंट आ रहा है वो है जी डेवलप विजन एंड मिशन स्टेटमेंट्स। हमारा सबसे पहला पॉइंट ये होगा कि हम किसी भी जो है वो प्रोजेक्ट को करने से पहले या किसी भी कंपनी के लिए काम करने के वक्त हम सबसे पहले अपना विजन और मिशन जो है इन स्टेटमेंट्स को डेवलप करेंगे, इनको फॉर्मुलेट करेंगे, ठीक है। ये बेसिकली आपका चैप्टर 2 भी है। हम जो चैप्टर 2 पढ़ेंगे भी हम चैप्टर 1 पे ही हैं, ठीक है। आज हमारा इंशाल्लाह ये खत्म हो जाएगा चैप्टर 1, तो चैप्टर 2 में हम देखेंगे कि हम विजन और मिशन स्टेटमेंट्स के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी परफॉर्म एक्सटर्नल ऑडिट। ये दिस इज गोइंग टू बी आवर थर्ड चैप्टर, ठीक है। हमने ये जितने भी यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हुए हैं ये बेसिकली दीज आर योर चैप्टर्स व्हिच यू आर गोइंग टू स्टडी, ठीक है। स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन में ये हमारे 5 पॉइंट्स होंगे, वो हमारी स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन के अंदर आएंगे, ठीक है। मैम मुकद्दस को भी परमिशन अलाउ कर दें। मुकद्दस भी शो नहीं हो रही, उनको कहें कि वो दोबारा करें ऐड हो, मैं उनको भी ऐड कर लेती हूँ, फिर उनकी रिक्वेस्ट करें वो दोबारा, फिर मैं उनको ऐड कर लेती हूँ, ठीक है। एक्चुअली मुझे भी यहाँ पे शो नहीं हो रही मुकद्दस, ठीक है। ये हमजा अनवर भी ऐड होंगे, ठीक है। अच्छा जी, परफॉर्म सबसे पहले हमने देखना है विजन और मिशन को हमने डिफाइन करना है, उसके बाद हम करेंगे एक्सटर्नल ऑडिट, उसके बाद हम करेंगे इंटरनल ऑडिट, ठीक है। ये हमारा दिस विल बी गोइंग टू आवर 4th चैप्टर। इसके बाद हम करेंगे लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स इस्टेब्लिश करेंगे। अब ये सारी चीजें इंशाल्लाह आप सीखेंगे कि ये किस तरह से होती हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है जी कि जनरेट, इवैल्यूएट एंड सिलेक्ट स्ट्रेटजीज। बेसिकली आपने इन 4 चैप्टर्स के बाद जनरेशन सीखनी है कि स्ट्रेटजीज जो है वो किस तरह से बनती हैं। फिर आ जाता है हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन स्टेज आ जाती है हमारी, जो हमने कल के भी लेक्चर में पढ़ा कि हम बेसिकली स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में 3 चीजों पे बड़ा हमने फोकस किया होता है। हमारा काम यही होता है कि हमने स्ट्रेटजीज को फॉर्मुलेट कैसे करना है, उनको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, उनको एवेलुएट कैसे करना है। स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन के हमारे पास 5 पॉइंट्स थे और वो 5 पॉइंट्स जो है हमने वो देख लिए हैं। हमजा हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक मॉडल पढ़ रहे हैं, ठीक है। आप इसको अभी से कंटिन्यू करें, दीज आर बेसिकली योर चैप्टर्स नेम्स, और इसी को हम फॉलो करते हुए स्ट्रेटेजिक बिजनेस मॉडल जो है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं, स्ट्रेटेजी हम एक्चुअली में बनाते हैं, ठीक है। आपके जब 5 चैप्टर्स हो जाएंगे, फर्स्ट 5 चैप्टर्स हो जाएंगे, जब आप वो पढ़ लेंगे तो बेसिकली आप स्ट्रेटेजीज बनाना सीख लेंगे कि व्हाट
are the strategies and how we made strategies for any sort of business or for your business. ठीक है, इसके बाद सेकंड जो उसके बाद जो 6th and 7th चैप्टर होगा उसमें बेसिकली हम सीखेंगे कि आपकी स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन कैसी होती है, और स्ट्रेटजीज के जो आपके डिफरेंट किस्म के इश्यूज होते हैं, मार्केटिंग से रेलिवेंट, फाइनेंस से रेलिवेंट, अकाउंटिंग से रेलिवेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रेलिवेंट, MIS से रेलिवेंट इश्यूज, वो आपकी बेसिकली स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन हो रही होती है। ठीक है, उसके बाद आप अवेलुएट करते हो परफॉर्मेंस को, तो वो आपका स्ट्रेटजी अवेलुएशन होता है। अच्छा क्लास, यहाँ पर जो बच्चे जॉब कर रहे हैं उनको भी पता होगा कि कहीं ना कहीं वो स्ट्रेटजीज इम्प्लीमेंटेशन में, फॉर्मुलेशन में, इवैल्यूएशन में कहीं ना कहीं वो भी पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। लेकिन अभी जो आपकी, अगर आप इनिशियल स्टेज पे, आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं हो गया जॉब्स वगैरह करते हुए, या आपका अपना बिजनेस नहीं है, तो आपको पता चलेगा कि आप बेसिकली पार्ट है स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन का, आप स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन में हेल्प कर रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन समटाइम्स आप स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन में भी काम कर रहे होते हैं। बेसिकली जो फॉर्मुलेशन की टीम होती है वो एवेलुएट भी कर रही होती है, लेकिन स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन के जरा स्टेप्स ज्यादा होते हैं, स्टार्टिंग में कंस्ट्रक्ट करने में इसको थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, अब ये जो कंपोनेंट्स हैं इनमें से कोई एक भी कंपोनेंट अगर चेंज होता है तो आपके स्ट्रेटेजिक बिजनेस मॉडल की पूरी शेप ही चेंज हो जाती है। इसलिए आपको इन कंपोनेंट्स को जो है वो फॉलो करना पड़ता है। ये बेसिकली सब कंट्रीज इसको फॉलो कर सकती हैं, इसमें कोई वो नहीं है, आपके सब बिजनेसेस पे ये जो है वो फॉलो हो सकता है। ठीक है, और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, अच्छा यहाँ पे मेरे पास एक पॉइंट है, आई एम गोइंग टू रीड दैट, आप सुनिएगा। नोट इन द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मॉडल दैट बिजनेस एथिक्स, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इश्यूज इम्पैक्ट ऑल एक्टिविटीज इन द मॉडल एज डिस्क्राइब। ठीक है, अभी ये सारी जो चीजें हैं ये हमने अभी आपको ये बिजनेस मॉडल मजीद क्लियर होता जाएगा जैसे जैसे आप फर्दर चैप्टर्स पढ़ते जाएंगे, आपको इसकी मजीद क्लैरिटी हो जाएगी। अभी अब सिर्फ आप इसको देखें कि अभी इनमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं। सबसे पहले आपने मिशन एंड विजन डिफाइन करना है, उसके बाद आपका एक्सटर्नल ऑडिट का पॉइंट आ जाएगा, उसके बाद आपका इंटरनल ऑडिट का पॉइंट आ जाएगा, उसके बाद आपके लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स, उनको आप कंस्ट्रक्ट करते हो। उसके बाद आप क्या करते हैं जी, आप एक्चुअली में फॉर्मुलेट करते हो स्ट्रेटजीज को। ठीक है, उनको जनरेट करते हो आप। उसके बाद आप इम्प्लीमेंटेशन स्टेज के ऊपर आ जाते हो, उसमें आप इम्प्लीमेंटेशन एक्चुअली में करते हो, विच इज गोइंग टू बी योर 7th चैप्टर। और फिर आप उसको, उसकी जो भी इश्यूज हो उससे रेलिवेंट, मार्केटिंग से रेलिवेंट हो, फाइनेंस से रेलिवेंट हो, इम्प्लीमेंटेशन से रेलिवेंट हो, आप वो सारे देखते हो। और उसके बाद आप मेजर करते हो, वैल्यूएट करते हो परफॉर्मेंस को। और इसमें एक और चीज आ जाती है, इसमें आप सोशल, एथिकल और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, इसको भी आप चेक करते हो। ये भी एक आपका जो होगा वो फर्दर एक आपका चैप्टर बन जाएगा। ठीक है, आप इसकी मजीद जो एक्सप्लेनेशन है उसको बुक से भी पढ़ सकते हैं। बाकी इसमें कोई इतनी ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, ये आगे आगे चैप्टर्स में आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसकी सिर्फ शक्ल ही इस तरह की है, बाकी ये है बहुत ईजी। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं हम, बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अब यहाँ पे मैं इसका फर्स्ट पॉइंट पढ़ने जा रही हूँ। हिस्टोरिकली द प्रिंसिपल बेनिफिट ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हैज बीन टू हेल्प ऑर्गेनाइजेशंस formulate better strategies through the use of a more systematic, logical and rational approach to strategic choice। ठीक है, तो ये बेसिकली मॉडल जो है, या ये जो आपके स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का कोर्स है, ये आपको हेल्प करेगा कि आपने अपने लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को मोर सिस्टमैटिकली, लॉजिकली और रैशनली किस तरह से आपने जो है वो अचीव करना है। ठीक है, इसके बाद आपके सेल्स, प्रॉफिटेबिलिटी और ये वाले बेनिफिट्स भी इसमें जो होंगे वो इंक्लूडेड होंगे, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, communication is a key to successful strategic management, so this is very general के communication किसी भी बिजनेस को जो है वो बढ़ाती है। कम्युनिकेशन से हमेशा जो बिजनेसेस जो हैं वो फ्लरिश करते हैं, और जब आप अपनी बाकी मैनेजरियल स्टाफ से भी कम्युनिकेट करते हो, उनकी इनपुट लेते हो, तो उससे भी आपको आपकी पॉलिसीज बनाने में, आपके ऑब्जेक्टिव्स बनाने में आपके लिए ये चीज हेल्पफुल होती है। ठीक है, क्योंकि जो बंदा एक्चुअली में काम कर रहा होता है
वो ज्यादा एक्सपोज्ड होता है और उसको ज्यादा अच्छे से पता होता है कि कौन कौन सी चीजें मिसिंग है, कौन कौन सी चीजें शुड बी इंक्लूडेड, तो वो उसको उसके लिए बेहतर सजेशन भी दे सकता है, ठीक है। थ्रू डायलॉग एंड पार्टिसिपेशन मैनेजर्स एंड एम्प्लॉइज बिकम कमिटेड टू सपोर्टिंग द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। आगे हैं जी बेनिफिट्स टू अ फर्म दैट डज स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। अगर तो कोई कंपनी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कर रही है तो वो कौन से बेनिफिट्स होंगे, वो कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी होंगे, वो कुछ नॉन फाइनेंशियल भी होंगे, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने सबसे पहला जो किया हुआ है जी, हमने जो भी पीछे पढ़ा भी है, वो है जी एनहेंस्ड कम्युनिकेशन थ्रू डायलॉग एंड पार्टिसिपेशन। इससे क्या होगा जी, डीपर एंड इम्प्रूव्ड अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी अदर्स व्यूज के बारे में भी, एंड आपके खुद की फर्म के बारे में भी, खुद की फर्म की प्लानिंग के बारे में भी जो होगी वो बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है। आपने प्लानिंग कर ली है, आपने स्ट्रेटजीज बना लिया, लेकिन जब तक आप उनको कम्युनिकेट नहीं करते हो तब तक आप उनको इम्प्लीमेंट तो नहीं करवा सकते ना। तो आपको कम्युनिकेट करना पड़ता है, आपको डायलॉग बाजी करनी पड़ती है, और उससे फिर आप जो है अपनी कम्युनिकेशन के थ्रू आप इनको बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट भी करवा सकते हो। उससे फिर आपकी जो है वो दूसरों के भी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी और आपकी भी पॉलिसीज से रेलेवेंट जो होगी अंडरस्टैंडिंग मजीद क्लियर होती जाएगी। ग्रेटर कमिटमेंट टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स, टू इम्प्लीमेंट स्ट्रेटजीज एंड टू वर्क हार्ड। अच्छा, जब आप कम्युनिकेट करते हो, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, तो तभी कमिटमेंट भी जो होगी वो डेवलप होगी, और फिर आगे जो होगे वो उससे रिजल्ट्स आएंगे उसके। ऑल मैनेजर्स एंड एम्प्लॉइज ऑन अ मिशन टू हेल्प द फर्म सक्सीड। सो दिस वाज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव। आपका अल्टीमेट यही होता है कि जी आपने जो अभी फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी ने ये ऑब्जेक्टिव बनाया हुआ है कि भाई मुझे अपनी सेल्स बढ़ानी है विद इन 6 मंथ्स, मुझे अपनी 10% से सेल्स बढ़ानी है, या मुझे अपना न्यू प्रोडक्ट आने वाले टाइम पे लॉन्च करना है। तो उसके लिए मैं जो प्लानिंग करूंगी, मैं जो स्ट्रेटजीज बनाऊंगी, उनको फिर मैं कम्युनिकेट करूंगी, उसकी मैं बेहतर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करूंगी अपने एम्प्लॉइज के साथ, अपने जो वहां पर मेरे साथ स्ट्रेटजीज बनाने में, उनकी प्लानिंग बनाने में हेल्प कर रहे होंगे, मैं उनके साथ उसको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करूंगी। फिर हमारी एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग और कमिटमेंट जो होगी वैसी वाला इन्वायरमेंट क्रिएट होगा, और फिर उससे क्या होगा, अल्टीमेटली आपका जो ऑब्जेक्टिव होगा वो अचीव करने में वो हेल्प करेगा। और ये आपके फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी होंगे, आपकी सेल्स को, प्रॉफिटेबिलिटी को, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए ये बड़ा जो है वो हेल्पफुल होगा। इसमें जो हाई परफॉर्मिंग फर्म्स का एक पॉइंट है, इसी आपके बेनिफिट्स में आई गेस आगे भी होगा। अच्छा, यहाँ पे है, चलिए जी आगे आ जाते हैं फाइनेंशियल बेनिफिट्स पे। बिजनेसेस यूजिंग स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कांसेप्ट्स show significant improvements in sale, profitability and productivity compared to firms without systematic planning and activities, ठीक है। ये this point we have already discussed, अभी मैंने आपके साथ इसको डिस्कस किया। अच्छा जी, आगे है हमारे पास हाई परफॉर्मिंग फर्म्स seem to make more informed decisions with good anticipation of both short and long term consequences, ठीक है। तो फाइनेंशियल बेनिफिट्स होंगे हमेशा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से, आपको सेल्स आपकी बढ़ेगी, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। इससे क्या होता है कि ये अल्टीमेटली आपके प्लानिंग को सपोर्ट करेगा, आपके ऑब्जेक्टिव्स को सपोर्ट करेगा, ठीक है। और फिर आपकी जो हाई परफॉर्मिंग फर्म्स होती हैं, ये देखा गया है कि जो फर्म्स हाईली परफॉर्म करती हैं उनकी एक्चुअल में शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग बड़ी सॉलिड होती है, ठीक है। उनकी स्ट्रेटजीज बड़ी सॉलिड बनाई गई होती हैं, तो वो अच्छे तरीके से उसके ऊपर जो है वो एक्ट कर सकती हैं। आगे आ जाते हैं नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट्स पे। अच्छा जी, इट अलाउज फॉर आइडेंटिफिकेशन, प्रायोरिटाइजेशन एंड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। यानी कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आपको खाली पैसे और प्रॉफिटेबिलिटी और सेल्स में ही नहीं आपकी हेल्प करती, ये आपकी बेहतर आइडेंटिफिकेशन के लिए भी हेल्प करती है कि आप अपनी चीज़ों को आइडेंटिफाई करने की तरफ आते हो, आप प्रायोरिटाइज करने की तरफ आते हो कि किस तरह से आपने कौन से ऑब्जेक्टिव्स को प्रायोरिटाइज करना है। आप ज्यादा अपॉर्चुनिटीज को जो है वो एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, उनको यूज कर सकते हैं, ठीक है। इट प्रोवाइड्स एन ऑब्जेक्टिव व्यू ऑफ मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स, ठीक है। दिस इज वेरी इजी। इट रिप्रेजेंट्स अ फ्रेमवर्क फॉर इम्प्रूव्ड कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल ऑफ एक्टिविटीज, ठीक है। यह आपको एक इम्प्रूव्ड कोऑर्डिनेशन एंड एक्टिविटीज का फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेगा
ठीक है, आपकी जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है। इट मिनिमाइजेस द इफेक्ट्स ऑफ एडवर्स कंडीशंस एंड चेंजेस। आगे है जी, इट अलाउज मेजर डिसीजंस टू बेटर सपोर्ट एस्टैब्लिश्ड ऑब्जेक्टिव्स। It allows more effective allocation of time and resources to identified opportunities. It allows fewer resources and less time to be devoted to correction, erroneous or ad hoc decisions. ठीक है, अगर कोई यहाँ पर करेक्टिव मेजर्स लेने हों या कोई ऐसे डिसीजंस हो जो कि सपोर्टिंग नहीं हो, तो फिर ये वहां पर फ्यू रिसोर्सेज आपको बताता है कि आप किस तरह कम टाइम में अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करके आप बेहतर रिजल्ट्स ले सकते हैं। ठीक है, इट क्रिएट्स अ फ्रेमवर्क फॉर इंटरनल कम्युनिकेशन अमंग पर्सनल। अच्छा जी, क्लास मेरा थोड़ा सा इसकी स्पीडी वे में पढ़ाने का मकसद ये भी है कि आप इसकी थोड़ी सी आप खुद भी इसकी रीडिंग करेंगे, क्योंकि ये सारी चीजें आपकी बुक में भी अवेलेबल हैं। और दिस इज समथिंग के जो आप रूटीन में जो लोग बिजनेस या काम या जॉब शॉब कर रहे हैं उनको पता होगा कि ये चीजें सारी हो रही हैं। अब आप इनको जरा लिंक करेंगे तो आपकी सब्जेक्ट की नॉलेज जो होगी वो बेहतर होगी और अंडरस्टैंडिंग भी आपकी बढ़ेगी। ठीक है, आगे आ जाते हैं जी। वाई सम फर्म्स डू नो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। कौन सी ऐसी फर्म्स है जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग नहीं करती, फिर उनको कौन सी जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस का को फेस करना पड़ता है जी। लैक ऑफ नॉलेज इन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। अगर तो कंपनीज को नहीं पता कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो है वो उसके बारे में उनको नॉलेज नहीं है या उनकी ट्रेनिंग नहीं है उससे रेलिवेंट, और तो उसकी वजह से फिर वो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में उस तरह से पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। पुअर रिवार्ड स्ट्रक्चर्स। व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन इज यूज सक्सेस इट ऑफन फेल्स टू रिवॉर्ड सक्सेस। ठीक है, जब फेलियर्स होते हैं, जब आपकी जो है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में बहुत स्ट्रिक्ट सिस्टम हो और आप रिवॉर्ड को नहीं प्रमोट करते, तो उस सूरत में आपकी जो स्ट्रेटजीज होती हैं वो फेल भी हो सकती हैं। और सूरत में फर्म जो है वो, अगर फर्म का किसी फर्म का बहुत हार्श स्ट्रक्चर है, उसमें बहुत पनिशमेंट वाला सीन हो जाता है, तो उस सूरत में आपकी जो है वो स्ट्रेटजीज जो होती हैं वो फेल हो जाती हैं। और स्ट्रेटजी समटाइम्स पे प्लानिंग जो होती है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, वो हेल्पफुल भी नहीं होती। ठीक है, अच्छा जी, अगला हमारे पास है जी फायर फाइटिंग। An organization can be so deeply embroiled in resolving crises and firefighting that it reverses no time of planning. ठीक है, कि एक कंपनी अगर वो फायर फाइटिंग के उसमें उसकी मतलब मार धाड़ वाली सिचुएशन पैदा हुई भी है और वो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग नहीं कर पा रही, तो ये भी उनके लिए एक जो है वो मतलब अगर वो फायर फाइटिंग की सूरत हाल से पेश नजर है या वहां से वो उसको फेस कर रही है, तो सूरत में भी वो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की तरफ जरा थोड़ा सा मुश्किल से आएगी। अच्छा जी, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ना करने की वजह से जो है वो कंपनी का टाइम भी वेस्ट होता है। ठीक है, इससे इन्वेस्टमेंट भी वेस्ट होती है। आपका जो आपकी प्रोडक्ट्स हैं, मार्केटेबल प्रोडक्ट्स हैं, उनमें भी थोड़ा सा जरा जो है वो उसमें भी आपके लिए जो होता है वो वेस्टेज होती है। अच्छा जी, टू एक्सपेंसिव। अगर तो ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो प्लानिंग में बड़ा उसको एक्सपेंसिव भी बना देती हैं, उसकी वजह से भी समटाइम्स जो है वो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग फेल हो जाती है, वो हो नहीं पाती। ठीक है, अगर आप लेजी होते हैं तो तब भी आप स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को जो है वो उसको आप कर नहीं सकेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर आपका कंटेंट विद सक्सेस जो है वो आपका वीक है, उस सूरत में भी आपकी जो है वो गारंटी नहीं होगी कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो होगी वो हेल्पफुल होगी या नहीं होगी। ठीक है, क्लास हमारा टाइम 10 मिनट्स है कि हम जल्दी जल्दी से बाकी स्लाइड्स को भी देख लेते हैं। 5 स्लाइड्स रह गई हैं, 5-6 स्लाइड्स। Why some firms do no strategic planning। अच्छा जी, fear of failure। अगर आपको इस चीज का फियर हो कि आपने फेल ही हो जाना है, तब भी आप स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की तरफ जो है वो मुश्किल से आएंगे और सक्सेस रेट भी आपका जरा कम होगा। अगर आप बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हैं,
अपने बिजनेस को लेकर, अपने काम को लेकर, उस सूरत में भी जो होगा वो आपकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो होगी वो बड़ी जो है वो काम नहीं आएगी। प्रायर बैड एक्सपीरियंसेस, अगर आपका पहले से कोई बैड एक्सपीरियंस है प्लानिंग को लेकर, आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, या आप कोई भी प्लानिंग मतलब प्लानिंग को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, या लॉन्ग टर्म आपको लगता है कि प्लानिंग करें तो ये इनफ्लेक्सिबल हो जाता है और आप कुछ और नहीं कर पाते, तो उस सूरत में भी मतलब आप अच्छे से प्लान नहीं जब कर पाएंगे तो फिर उस सूरत में भी जो है वो काम नहीं हो सकेगा। ठीक है। फियर सेल्फ इंटरेस्ट, अगर आपका सेल्फ इंटरेस्ट है सिर्फ और आप कंपनी इंटरेस्ट को पीछे रख रहे हैं, उस सूरत में भी आप स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में जो है वो आपको हेल्प नहीं कर पाएगी। फियर ऑफ अननोन, और यही बात कि अगर आप फियर ऑफ फेलियर है, फियर ऑफ अननोन है, तो उस सूरत में आप स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो है वो आपके लिए हेल्पफुल नहीं होगी और आप फेल हो जाएंगे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करते हुए। ऑनेस्ट डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, अगर तो ये आप करते हैं तो फिर तो बड़ी अच्छी बात है, और अगर नहीं करते तो फिर उस सूरत में आपकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो होगी वो तब भी फेल हो जाएगी। ठीक है। सस्पिशन, हो सकता है कि आपकी जो एम्प्लॉइज हैं वो ट्रस्ट ना करते हो मैनेजमेंट को, उस सूरत में भी आपकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो होती है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती और वो तब भी फेलियर की तरफ चली जाती है। ठीक है। अच्छा जी, आगे जी, पिटफॉल्स इन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग यूजिंग। अच्छा, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो है वो इन्वॉल्व होती है आपके कम्प्लेक्स प्रोसेसेस में। ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं वो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को यूज करती हैं ताकि उनका सक्सेस रेट बढ़ जाए। ठीक है। लेकिन देयर आर सम पिटफॉल्स जो कि जिनको एड्रेस करना बड़ा जरूरी होता है। ठीक है। वाइल डूइंग स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, वो पिटफॉल्स कौन से हैं उनको भी देखते हैं। यूजिंग स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टू गेन कंट्रोल ओवर डिसीजंस एंड रिसोर्सेज, अगर तो आपका सिर्फ ये मकसद है कि आपने सिर्फ डिसीजंस के ऊपर कंट्रोल करना है, आपने रिसोर्सेज के ऊपर कंट्रोल करना है, तो फिर उस सूरत में भी आपकी जो होगी वो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो होगी वो उतनी फायदेमंद नहीं होगी। ठीक है। अगर आप स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कर रहे हैं जस्ट फॉर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, आप सिर्फ सेटिस्फाई करना चाहते हैं कि आपकी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए, उस सूरत में भी जो होगा वो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो होगी वो आपको उस तरह से हेल्पफुल नहीं होगी जिस तरह से आपका मतलब आपने अपने मकसद को बड़ा क्लियर रखना है। ठीक है। टू हेस्टली मूविंग फ्रॉम मिशन डेवलपमेंट टू स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन। अच्छा, जो कोई भी कारोबार जो मार्केट में आता है वो किसी मकसद से आता है। ठीक है। वो कोई ना कोई प्लानिंग जरूर करता है। हम भी इवन कोई काम करते हैं या किसी काम को करने का हम इरादा करते हैं तो हम उसकी पहले प्लानिंग करते हैं कि पहले मैं ये करूंगा, फिर हम उसको इम्प्लीमेंट एक्चुअली में करते हैं और फिर हम उसको एक्चुअल में काम करने की तरफ या उसको इम्प्लीमेंट करने की तरफ आते हैं। लेकिन अगर आप बहुत हेस्टली, बहुत जल्दी चीजों को मूव कर रहे हैं तो उस सूरत में भी जो होगा वो प्रॉब्लम होगी। अच्छा हमजान, आपका कोई क्वेश्चन है? अच्छा चले हम स्टार्ट करते हैं। हमजा, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे ग्रुप पे पूछ लीजिएगा। ठीक है। आई विल आंसर योर क्वेरीज देयर। फेलिंग टू कम्युनिकेट टू द प्लान टू एम्प्लॉइज हु कंटिन्यू वर्किंग इन द डार्क। ठीक है। टॉप मैनेजर्स मेकिंग मेनी इंट्यूटिव डिसीजंस दैट कॉन्फ्लिक्ट विद द फॉर्मल प्लान। ठीक है। अगर तो आपके टॉप मैनेजर्स जो हैं वो इंट्यूशन की बेस पे सिर्फ और सिर्फ डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं तो ये तब भी आपका जो फॉर्मल प्लान होगा वो उससे कॉन्फ्लिक्ट कर जाएगा। आपके प्लान्स मेजरेबल होने चाहिए, आपकी डिसीजंस मेजरेबल होने चाहिए। ठीक है। टॉप मैनेजर्स नॉट एक्टिवली सपोर्टिंग द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस। ठीक है। फेलिंग टू यूज प्लान्स एज अ स्टैंडर्ड फॉर मेजरिंग परफॉर्मेंस। Deleting planning to a planner rather than involving all managers. Failing to involve key employees in all phases of planning. Failing to create a collaborative climate supportive of change. अच्छा क्लास, आपने मुझे लेक्चर के बाद बताना है क्या, और इसको पढ़िएगा बल्कि इसको स्टडी कीजिएगा। आपने मुझे बताना है आपको ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की समझ लग रही है, क्योंकि ये इतना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन हाँ ये थोड़ा सा
कंस्ट्रक्टिव है जब आप किसी काम की तरफ आएंगे, बिजनेसेस की तरफ आएंगे या आप जॉब्स की तरफ आएंगे, तब आपको पता चलेगा कि आप भी इस स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का कहीं ना कहीं पार्ट है। या तो आप प्लानिंग में है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का आप कहीं ना कहीं पार्ट है, या तो आप प्लानिंग में शामिल होंगे या आप इम्प्लीमेंटेशन की स्टेज पे होंगे या कोई आप इस तरह का कोई काम कर रहे होंगे। तो मेरे साथ जरूर अपने फीडबैक को शेयर कीजिएगा, ठीक है। आगे जी ये कुछ गाइडलाइंस हैं कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को आप किस तरह से इफेक्टिव बना सकते हैं, उसकी कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं। इसके जो एंड वाली 2 स्लाइड्स हैं मुझे लगता है कि वो हमसे पढ़नी रह जाएंगी, आप वो उसको देख लीजिएगा। वो बेसिकली थोड़ा थोड़ा एग्जांपल्स ही दी हुई हैं। आपने बिजनेस स्ट्रेटजी को मिलिट्री स्ट्रेटजी के साथ कंपेयर करना है, ठीक है। आप पढ़ेंगे आपको समझ लग जाएगी बिल्कुल। और ये यहाँ पर एक उन्होंने फिल्म का जो है वो उससे राइटिंग दी हुई है, ठीक है। यहाँ पे जो एक्सर्प्ट्स फ्रॉम सन त्जू द आर्ट ऑफ वॉर राइटिंग्स, ये बेसिकली फिल्म से की कुछ सेइंग्स हैं, वहां से उन्होंने ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपकी बुक में भी है, जरा ज्यादा एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने, यहाँ पे जरा छोटे छोटे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। अच्छा अब हम गाइडलाइंस आप पे आ जाते हैं। ये जरा गाइडलाइंस इंपॉर्टेंट है, इनको एक जरा देख लेते हैं। इट शुड बी अ पीपल प्रोसेस मोर देन अ पेपर प्रोसेस, यानी कि ये लोगों का प्रोसेस होना चाहिए, पेपर प्रोसेस नहीं होना चाहिए सिर्फ। इट शुड बी अ लर्निंग प्रोसेस फॉर ऑल मैनेजर्स एंड एम्प्लॉइज, ठीक है। इट शुड बी वर्ड सपोर्टेड बाय नंबर्स रादर देन नंबर सपोर्टेड बाय वर्ड्स, ठीक है। It should be simple and non routine। ये सिंपल होने चाहिए और नॉन रूटीन होने चाहिए, रोबस्ट नहीं होने चाहिए, बिल्कुल वो एक जैसे नहीं होने चाहिए, ठीक है। इट शुड वेरी असाइनमेंट्स, टीम मेंबरशिप, मीटिंग फॉर्मेट्स एंड इवन द प्लानिंग कैलेंडर, ठीक है। It should challenge the assumptions underlying the current corporate strategy. It should welcome bad news. It should welcome open-mindedness and a spirit of inquiry and learning. It should not be bureaucratic mechanism. Bureaucratic mechanism में क्या होता है कि जी आपको ऑर्डर्स जो होते हैं वो आपकी सिर्फ टॉप मैनेजमेंट देती है और आपने वो फिर जो है वो डंकीज की तरह उन ऑर्डर्स को फॉलो करना होता है। लेकिन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इफेक्टिव उसी सूरत में होगी जब आपकी जो है वो मिडिल मैनेजमेंट और किसी तरह से लोअर मैनेजमेंट जो होगी वो आपके साथ होगी। क्लास मुझे मेरा भी रोजा है, ठीक है। मुझे भी मेरा भी मैं बोल बोल के मैं भी थक जाती हूँ, ठीक है। मेरे तो और भी लेक्चर्स हैं तो आप सुन के जो है वो थक गए हैं। वैसे हाँ आपके भी लेक्चर्स होंगे लेकिन कोई बात नहीं, सुनना इज इजियर एज कम्पेयर टू बोलना, ठीक है। तो ये थोड़े से पॉइंट्स हैं, आपका 1 मिनट रह गया है, हम इसको देख लेते हैं। और प्लीज आप में से कोई अटेंडेंस भी लेकर मेरे साथ शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो आगे आ जाते हैं हम। इट शुड लिए अटेंडेंस में रिचुअलिस्टिक। कुछ कोई बात कर रहा है कोई? मैंने क्या अटेंडेंस ले ली है मैंने। चलें जी, अच्छी बात है, मेरे साथ शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। 1 मिनट रह गया हमारे पास, हम आगे वाले पॉइंट्स को भी देख लेते हैं, या बल्कि इन पॉइंट्स को आप देख लीजिएगा। हम थोड़ा सा ये मिलिट्री वाला एक जो पॉइंट है ये एंड पे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। 1 मिनट रह गया आपके पास। A fundamental difference between military and business strategy is that business strategy is formulated, implemented, and evaluated with an assumption of competition, whereas military strategy is based on an assumption of conflict। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात कर दी है उसने कि ये सिर्फ मिलिट्री स्ट्रैटेजी होती है वो कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर बेस कर रही होती है, लेकिन जो बिजनेस स्ट्रैटेजी होती है वो उसमें हमने वो एक सिस्टमैटिक तरीके को फॉलो करना होता है, ठीक है। इसको आप जरूर इस पॉइंट को बुक से भी देखिएगा, आपकी मजीद क्लैरिटी होगी। एंड आई होप आप इस सब्जेक्ट को, ये सब्जेक्ट आपके लिए जो है वो फ्यूचर में हेल्पफुल होगा। आप जब काम करने जाएंगे, कोई जॉब शॉप करने जाएंगे तो उसमें भी ये जो होगा सब्जेक्ट आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा। बोथ बिजनेसेस एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन मस्ट अडैप्ट टू चेंज एंड कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव